हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने पढ़ने जा रहे थे मौलिक विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपना शुरू किया था, जिसमें बेसिक अपने पढ़ लिया था कि पदार्थ की संरचना क्या होती है, पदार्थ क्या होता है, कितने उसके प्रकार होते हैं, या जो अपने प्रकृति में मिलता है कितने प्रकार के अवस्थाओं में मिलता है वो पढ़ लिया था। उसके बाद में क्या था, अणु पढ़ लिया, परमाणु पढ़ लिया था। अब अपने क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है, एटॉमिक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, स्ट्रक्चर। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, परमाणु संरचना। आज का जो टॉपिक रहने वाला अपना वो है परमाणु संरचना। तो परमाणु के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि परमाणु की बेसिक जो परिभाषा थी वो क्या होता है। तो अब ओनली फॉर अपने क्या करेंगे, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये परमाणु जो होता है वो अणु का छोटा रूप होता है, यानी अणु से भी छोटा होता है। तो इसके बाद में क्या आता है कि इस परमाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो परमाणु की खोजकर्ता कौन थे, सबसे पहले खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं। तो खोजकर्ता कौन थे, जॉन डॉल्टन। जो बेसिक बातें हैं इसकी वो देख लेते हैं। जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, जॉन डॉल्टन थे। इसके बाद में क्या पूछ लेता है कि इसका जो व्यास होता है, परमाणु का जो व्यास होता है वो कितना होता है। तो जो इसका व्यास होता है वो कितना होता है भाई, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये सी दो बातें इसके बारे में कि परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डॉल्टन ने की थी। परमाणु का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसके बाद में क्या आता है कि परमाणु की संरचना में देखने में कैसा दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहले तो अपने परमाणु होता है उसकी जो केंद्र भाग होता है उसका कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। ये है मान लो केंद्रक भाग। अब इस केंद्रक भाग को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भी नाभिक। जो एक परमाणु का नाभिक होता है वो के बिल्कुल केंद्र में होता है। परमाणु का केंद्र भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब इसी नाभिक के चारों ओर क्या बनी होती हैं, सेल्स बनी होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। तो कक्षाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अपने तैयार हो गई कक्षाएं। अब ये जो मैंने बनाया है ये थोड़ा सा सर्कुलर आकृति में बना दिया सेल्स को, लेकिन ये होती ऐसी नहीं है। ये क्या होते हैं, अंडाकार दीर्घवृत्ताकार आकृति में होती हैं, जैसे ये शेप में होती हैं, ऐसे ऐसे। तो क्या होती हैं, दीर्घवृत्ताकार शेप में होती है। जैसे ब्रह्मांड की अपने आकृति देखते हैं, संरचना देखते हैं, तो वो सेम संरचना परमाणु में होती है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या है, बीच वाला पार्ट है जो केंद्र भाग है परमाणु का, उसे क्या बोलते हैं, उसे नाभिक बोलते हैं। अब नाभिक के अंदर क्या होता है और नाभिक क्या होता है, सबसे पहले तो नाभिक की खोज किसने करी थी। तो नाभिक की जो खोज करी थी वो कौन थे, नाभिक के खोजकर्ता के बारे में भी पूछ लेता है कि नाभिक का खोजकर्ता कौन थे। तो नाभिक के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। कौन था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की खोज की थी। इसके बाद में क्या होता है, नाभिक की खोज तो कर दी, लेकिन अब नाभिक का भी व्यास होता है। क्या होता है, नाभिक का भी व्यास होगा। परमाणु का व्यास है तो नाभिक का व्यास होगा, कितना होता है। तो नाभिक का व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब इसे एक और भी बोलते हैं, जैसे सेंटी, किलो, मेगा, गीगा वैसे होता है ना, तो वैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे नैनो, माइक्रो, मिली, तो वो उसके मात्राएं होती है ना, तो 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं, फर्मी भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये तो थी नाभिक की खोज। अब नाभिक के अंदर क्या होगा, नाभिक के अंदर अब इस परमाणु में कितने प्रकार के जो कण पाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो वो 3 प्रकार के कण है वो यहाँ लिख लेते हैं, एक बार साफ कर लें इसको। तो इस आकृति में, अंडाकार आकृति में क्या होते हैं, ये जो सेल कक्षाएं बनी होती हैं, इन कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इनमें जो कण होते हैं, परमाणु में जो कण, परमाणु में कण, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होता है, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है प्रोटॉन, और एक होता है तीसरा नंबर न्यूट्रॉन। तो ये 3 प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं एक परमाणु में। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं ई से, और इसके ऊपर क्या होता है, ऋणावेशित होता आवेश होता है, इसलिए माइनस का निशान लगा देते हैं, और ये पी से लिखते हैं।
और इसे लिखते हैं छोटे n से। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये तीनों प्रकार के कण परमाणु में तो पाए जाते हैं, लेकिन परमाणु में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो और देख लेते हैं। तो जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं वो दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने? दो प्रकार के कण। कौन कौन से? एक तो है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाएंगे? आपके नाभिक में। तो लिख देते हैं प्रोटॉन यहाँ होगा और क्या होगा? यहाँ न्यूट्रॉन होगा। अब बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, क्या करते हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इस कक्षाओं में गति करते हैं, इन कक्षाओं में गति करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाते हैं। ये हो गया, ये दूसरी सेल आ गई, तो इसमें भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इन कक्षाओं में पाए जाते हैं और इन कक्षाओं में लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इन नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों संरचनाएं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है कि इन जो कक्षाओं को होता है इनके नाम क्या दिए जाते हैं। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के नजदीक में जो पहली कक्षा होती है इसका क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है भाई के। इसको के से दर्शाते हैं। इसके बाद में जो सेकंड आएगी उसे के एल, और जो 3 नंबर पे आएगी उसे दर्शाते हैं एम, और एक 4 नंबर पे आती है उसे दर्शाते हैं एन। तो पहली जो कक्षा होती है, फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट सेल, उसे किससे दिखाएंगे? के से। जो सेकंड सेल होती है उसे क्या बताएंगे? एल से। जो थर्ड सेल होती है उसे एम से। जो फोर्थ सेल होती है उसे एन से। ठीक है, तो ये थी। इसके बाद में क्या हो जाती हैं? कक्षाएं उप कक्षाओं में डिवाइड हो जाती हैं। तो वो अपना थ्योरी में नहीं है अभी, वो क्या है कि फिजिक्स वाला एरिया में चला जाता है, लेकिन अपना इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो अपन इतने से काम चल जाएगा। वैसे क्या होता है कि उप कक्षाओं में डिवाइड हो जाता है, तो 4 प्रकार की उप कक्षाएं बनती हैं, उप कक्षा में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद में एस, पी, डी, एफ ये होती हैं। इनमें फिक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इसमें होते हैं 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। तो ये अलग रह जाता है अपना टॉपिक। अपने क्या पढ़ना है? 4 कक्षाओं के बारे में देखना है। इन्हीं के बारे में वो क्या करता है? एक फॉर्मूला लगता है जिसके अनुसार से ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या पाए जाते हैं। तो वो इसी पे लगता है वो फॉर्मूला, इन्हीं चारों पे। ठीक है, तो क्या होता है कि अब इसके बारे में वो फॉर्मूला बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे। ये तो चलो मान लिया अभी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, कैसी कैसी गति करते हैं, वो और देख लेते हैं। इसको रफ कर ले। हाँ, तो ये है अपने परमाणु की संरचना। अब इसमें क्या देखना है? इसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे? सबसे पहले कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं। तो ये भी गति भी कितने प्रकार से करते हैं? ये 2 प्रकार से गति करते हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की गति होती है? एक होती है चक्रण गति और एक होती है कक्षीय गति। तो उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 प्रकार की गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में 2 प्रकार से गति करते हैं। कितने प्रकार से गति करते हैं? 2 प्रकार से। तो कौन कौन सा है? पहला तो आता है चक्रण गति। चक्रण गति क्या होता है? और दूसरा आता है कक्षीय गति। दूसरा है कक्षीय गति। चक्रण गति में क्या होता है कि चक्रण गति होती है अपनी ही दूरी पे गति करना। जैसे
कोई भी वस्तु है जैसे छत पंखा होता है, वो क्या है, गति तो कर रहा है लेकिन वो एक ही स्थान पे अपने जो अक्ष है उसी के चारों ओर घूम रहा है, यानी वहां से वो नहीं हिल रहा है। तो वो गति क्या कहलाती है, चक्रण गति कहलाती है। यानी अपनी ही दूरी पर लगातार घूमते रहना चक्रण गति कहलाती है। यानी अपनी ही दूरी पर कैसे, एक तो होता है कि जैसे कोई भी, मान लो ये मार्कर है, अब इसको मैं किसी भी चारों ओर घुमा लेता हूँ, जैसे ये उंगली दिखा दी, अब इसके चारों ओर ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, तो ये अलग गति, ये गति आएगी कक्षीय गति। ठीक है, ये गति कैसी आएगी, कक्षीय गति। अब इसी मार्कर को मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ऐसे घूम रहा है ये, इसी शेप में ऐसे घूमता रहेगा लगातार, यानी अपनी स्थान चेंज नहीं किया लेकिन ये अपनी दूरी पे भी लगातार घूम रहा है। तो ये गति कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी चक्रण गति। तो कक्षीय गति क्या क्या कहलाती है, परमाणु की कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर गति करना, ये क्या कहलाता है, कक्षीय गति कहलाता है। अब इसके बाद में ये दोनों प्रकार की गतियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाएंगे, इनका परमाणु विन्यास कैसे कैसे होता है, तो वो और देख लेते हैं। अब पढ़ना है कि इनका परमाणु विन्यास कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे कैसे भरा जाता है। तो लिखेंगे क्या, हेडिंग क्या आ जाएगी, हेडिंग अपने आ जाएगी कि परमाणु एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन को इससे लिखेंगे भी प्रतीक से, अब बार बार पूरा नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, अब प्रतीक का यूज करेंगे। तो ये क्या, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, भी एक कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है 2n²। क्या आ जाएगा, 2n²। अब इसमें n क्या है, इसमें n होता है कक्षा की संख्या। ठीक है, n क्या है, कक्षा की संख्या। तो अपने देख लेते हैं कौन कौन सी कक्षाएं होंगी। तो फर्स्ट सेल सबसे पहले कौन सी आती है, नाभिक के जो नजदीक में है वो कौन सी है, फर्स्ट सेल। इसको क्या बोलते हैं, इसको K से लिखते हैं, नामकरण क्या होता है इसका, K। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो कक्षा की संख्या कितनी आ गई, 1। कक्षा की संख्या ही तो है n, तो 2n² फॉर्मूला है, तो 2 का 2 इंटू n क्या है, कक्षा की संख्या। तो कक्षा कितनी, कौन सी कक्षा है, ये 1 नंबर कक्षा है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। यानी जो पहली कक्षा है, नाभिक के जो नजदीक कक्षा होती है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन 3 नहीं हो सकते, 1 हो सकता है। क्या कहा मैंने कि अब पहली कक्षा है जो जिसे K से बोल रहे हैं अपने, जो नाभिक के बिल्कुल नजदीक में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब देखें सेकेंड सेल में, सेकेंड सेल को किससे लिखते हैं, L से। तो इसका फॉर्मूला वही 2 इंटू, अब n² है तो n क्या, कक्षा की संख्या, तो L कक्षा में देख रहे हैं, L कौन कितने नंबर कक्षा है, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड 2 रख देंगे, तो 2 की स्केयर, तो 2 तो 2 है ये, और 2 की स्केयर कितनी हो जाएगी, 4, तो ये आ जाएगा 8। यानी जो नाभिक होती है उसके जस्ट दो छोड़ के, यानी दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में L कक्षा से नाम बोल रहे हैं, तो इस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकते हैं, कौन सी कक्षा में, सेकेंड रो सेल में, और सेकेंड सेल को क्या बोलते हैं, L। इसी तरह से अब क्या कर लेंगे, थर्ड सेल में देख लेंगे, तो थर्ड सेल को क्या बोलते हैं, M से, तो वही फॉर्मूला रखेंगे। अब की बार n² की जगह कितना रखेंगे, थर्ड तीसरी नंबर कक्षा है तो 3 रख देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 9, और ये हो जाएगा 18। यानी जो थर्ड सेल है जिसे
m से अपने लिख रहे हैं उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 18 से ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। फिर आ जाएगा फोर्थ सेल, कौन सा आ जाएगा, फोर्थ सेल। अब इसमें किसी लिखते हैं n से, पूरा लेटर्स ही हो गए KLMN, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब n के स्थान पे क्या रखेंगे 4, क्योंकि फोर्थ नंबर कक्षा है तो 4 की स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है 16। अब भैया उसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। यानी जो फोर्थ नंबर सेल है उसमें जैसे n से लिख रहे हैं उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 32, अधिकतम कितने 32। अब जो ये सेल का डिवाइजन हुआ है इनमें क्या होता है कि इनसे कम कम हो सकते हैं लेकिन इनसे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। और जो ये लास्ट कक्षा, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परमाणु की जो लास्ट सेल है उसे n से हो और वो फोर्थ नंबर ही हो। कुछ ऐसे परमाणु हैं जिनकी 3 ही कक्षाएं होती हैं, कुछ ऐसे परमाणु हैं जिनमें 2 ही सेल होती हैं। तो ये नहीं देखना कि अपने 4 सेल होंगी, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो कितनी भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, लेकिन 4 तक ये फॉर्मूला लगता है तो वो 4 तक अपने पढ़ लिया। अब बताएंगे, अब इसके बाद में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन तो हो गया, इतना इतना होता है। अब इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन कैसे करते कैसे हैं, उसके लिए कुछ अलग अलग परिभाषाएं हैं तो वो पढ़ेंगे। पहले इसे नोट करना तो कर लो नोट। अब अपने क्या करेंगे नेक्स्ट, आशा करता हूँ कि बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ये सारा समझा दिया कैसे KLMN, कैसे कैसे इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है, 2 परिभाषाएं और आती हैं, एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु भार। क्या आता है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक किसे बोलते हैं, तो इसे मैं लिखो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्या कहेंगे भी, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये बात ध्यान रखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो इस परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ये तो था परमाणु क्रमांक। अब बात आती है कि जो एक परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है और प्रोटॉन की संख्या भी एक दूसरे के समान है। तो ये परमाणु होता है वो विद्युत रूप से कैसा होता है, विद्युतीय रूप से कैसा हो जाएगा, उदासीन होता है। विद्युतीय रूप से उदासीन होता है ये। इसके बाद में सेकंड परिभाषा आती है परमाणु भार की, तो वो और देख लेते हैं। इसमें सिंपल है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन। अब यहाँ क्यों लगाया है कि दोनों संख्याएं सेम होती हैं। मान लो एक परमाणु में 19 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 19 ही प्रोटॉन होंगे। तो मैं पूछ लूँ कि परमाणु क्रमांक कितना होगा तो आप 19 ही बताओगे क्योंकि दोनों सेम है। अब या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लो या प्रोटॉन की संख्या ले लो, तो वही क्या कहलाएगा, इसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब इसके बाद में आता है परमाणु भार। इसके बाद में आता है परमाणु भार। तो ये क्या होता है, ये होता है
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। यानी क्या होगा, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की, जो प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन की संख्या होती है उनका योग परमाणु भार कहलाता है। कैसे, जैसे मैं कोई भी पदार्थ लिखता हूँ, जैसे यूरेनियम 235 और ये होता है 92, तो ये क्या है, यूरेनियम है। क्या है, यूरेनियम। अब उसका संरचना लिखी है मैंने, केमिकल संरचना। ऐसे इसी प्रकार से लिखा जाता है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को। अब ये यूरेनियम कौन सा है, ये जो परमाणु शक्ति संयंत्र अपने पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, परमाणु शक्ति संयंत्र में जो विद्युत लाइट उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में यूज होता है, वो होता है यूरेनियम 235। तो अब इसी का देख लेते हैं। तो इसमें जो कोई भी केमिकल इसको लिखना है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को लिखना है ना, तो वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है। अब बात आती है कि ये तो चलो मान लिया कि ये यूरेनियम है, ये क्या है, यूरेनियम। अब जो ऊपर की ओर दिखाया जाता है, ऊपर की ओर दिखाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, और जो नीचे की ओर दिखाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो एक बात देखो, कभी भी क्या वजन जमीन में पड़ा है, यानी भार जमीन पे पड़ा है, तो क्या उसका भार पता लगेगा, नहीं पता लगेगा ना। तो भार एहसास कब होगा, जब उसको अपने कंधे पे उठाएंगे। कैसे, कोई भी वजन भारी चीज अपने जमीन पे पड़ी है तो उसका एहसास अपने को नहीं होगा, अपने को उसका एहसास कब होगा, जब उसको अपने कंधों पे उठा लेंगे। तो इस यूरेनियम को भी कब एहसास हुआ, जब उसने अपने कंधों पे उठा दिया। तो ट्रिक बन गई ना। तो यानी इसके जो ऊपर कंधों पे दिखाया गया है, यानी ऊपर वाली तरफ दिखाया गया है, वो क्या है, वो है इसका परमाणु भार। वो क्या है भाई, इसका परमाणु भार। और जो नीचे की ओर दिखाया गया वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब पिछली ही क्लास, अब इसी पदार्थ में वो आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करके दिखाओ, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करके दिखाओ, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करके दिखाओ। फिर इसी पदार्थ में कैसे कैसे होंगी। तो अपने को परमाणु भार का पता लग गया कितना होता है, परमाणु क्रमांक का पता लग गया कितना होता है। तो पिछली परिभाषा में पढ़ गए हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी इससे पता चला कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वही प्रोटॉन की संख्या है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक कितना है 92, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 92, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 92 है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक परमाणु में समान होते हैं, तो ये भी प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 92। अब बचा क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, परमाणु भार से। तो परमाणु भार का जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है भाई, परमाणु भार इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यही तो लिखा है ना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो ये फॉर्मूला बन गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो परमाणु भार अपने पास कितना है 235 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो निकालना है, तो न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई 92, प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई 92। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 235 में से माइनस कर देंगे 92, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 235 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ। 235 में से 100 घटा दिया तो कितना 135। अब इस 135 में ज्यादा घटाया था, ज्यादा घटाया था, तो 135 में से 100 घटा दिया था, तो ये बढ़ जाएगा। तो 135 और 8, 135 और 8 143, तो ये आ जाएगा अपने पास 143। एक बार माइनस करके भी देख लेते हैं, 235 में से 92 माइनस कर लेंगे तो कितना 3, और इधर से आंसर लिए 13, 13 और 4 और ये 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 143। तो कितना न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 143 आ गया। इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थों का निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास इतनी ही, इन्हीं को पढ़ें, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे भरी जाती है कक्षाओं में। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में और इन्हीं पदार्थों का पढ़ेंगे,
और इलेक्ट्रॉन की जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनका चालकता का निर्धारण कैसे करते हैं, वो सारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।